नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। आज हम बात करेंगे खास तौर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। राजपथ पर अब होगा कर्तव्य पथ। साथ ही चर्चा करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार के 32 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की। बात होगी धारा 370 हटने के बाद से किस तरह से विकास की राह पर अग्रसर है कश्मीर। होगा और भी बहुत कुछ अहम खबरें होंगी, चर्चा और सवाल जवाब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। कर्तव्य पथ पर राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की झांकी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार के 32 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। करीब 2 महीने पहले पटना के फुलवारी शरीफ स्थित पीएफआई के दफ्तर में ट्रेनिंग कैंप का किया था भंडाफोड़। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को देश में हिंसा और वैमनस्य फैलाने की मिलती थी ट्रेनिंग। और पिछले 8 महीनों में कश्मीर में पहुंचे 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। विकास की राह पर अग्रसर कश्मीर में पर्यटन के जरिए कारोबार में जबरदस्त उछाल। हजारों लोगों को मिल रहा है रोजगार। तो सबसे पहले आज बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। सबसे पहले बात करेंगे राजपथ हुआ अब कर्तव्य पथ। किस तरह से आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण परियोजना ये रही है। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अब जनसाधारण सशक्त होंगे और जन प्रभुत्व का एक उदाहरण है ये। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। फिर से बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। 23 जनवरी को जब पीएम मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री ने उसी वक्त ये वादा किया था और प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और आज वो खुद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये देश के लिए। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की ये अब तक की विशालतम प्रतिमा होगी। सबसे बड़ी प्रतिमा होगी जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई नेताजी की ये प्रतिमा। करीब 40 से 50 शिल्पकार और शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया है। कई सारी खूबियां छुपी हैं इस प्रतिमा में और पीएम मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों से पंचप्राण की बात कही थी, पंचप्रण की बात कही थी दरअसल। और उन्होंने कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को मिटाना जरूरी है। ये कदम उसी में से एक की तर्ज पर है, यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाएं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और नेताजी की ये मूर्ति उसी संकल्प की ओर एक कदम है। तो उस संकल्प को सिद्धि मिली है और नेताजी की मूर्ति आज उसका अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की प्रतिमा लगाने का यह कदम आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव
साफ तौर पर देखा जा रहा था। लगातार भीड़ बढ़ रही थी और इन सब के चलते इसका पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की गई। यह बेहद महत्वपूर्ण रहा। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण यह परियोजना है और आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जब प्रधानमंत्री आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनुज, सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होने वाला है और किस तरह से ये दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ संदेश आज सेंट्रल विस्टा से और कर्तव्य पथ से देश को मिल रहा है आज? देखिए, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 7 बजे अगर हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ आते हैं तो इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से इसको कर्तव्य नाम से जाना जाएगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ का ही उद्घाटन करेंगे। मैं अपने कैमरा श्रुति रंजन से चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अगर हम इंडिया गेट से अगर हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो इसे राजपथ का नाम अंग्रेजी शासन में दिया गया था, ब्रिटिश काल में दिया गया था, क्योंकि जो किंग्सवे इसको नाम दिया गया था, जो राजा उस समय था वो राष्ट्रपति भवन जो इमारत है इसमें वो रहा करते थे ब्रिटिश काल में, और वो जब यहां से निकलते थे तो एक राजा का पथ था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में हम बात करें, आजाद भारत में, अब कोई राजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज राजा का राज नहीं है बल्कि जनता का राज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि इस आजाद भारत में औपनिवेशकवाद कि अगर किसी भी तरह की कोई पहचान अभी बाकी है उनको दूर करना होगा, इस देश से बाहर करना होगा। और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये अगर हम बात करें तो ये कर्तव्य पथ है जो आज देश को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल विस्टा की जो पुनर्विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, इसी में अगर हम बात करें तो संसद भवन का नया परिसर बन रहा है। और ये एक सबसे बड़ी बात होगी आज़ाद भारत के अंदर, वो सबसे बड़ी पहचान होगी कि देखिए देश की पंचायत जहां संसद की कार्रवाई होती है वो भी आज़ाद भारत में बनी है। इस पर गौरव होगा हर भारतवासी को। इसी के अलावा हम जानते हैं क्योंकि देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो इस इलाके में घूमने आते हैं और अपनी तस्वीरों के माध्यम से अपनी यादों को संजो कर लेकर जाते हैं, लेकिन अब उनको यहाँ जो अनुभूति होगी वो नए भारत की होगी। यहाँ पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना किसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था थी, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। वो सारी अब आधुनिक सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे भारत की एक मिनी तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। सभी राज्यों की जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसको भी यहां पर जगह दी गई है। अलग अलग इस तरह के स्टॉल यहां पर बनाए गए हैं। यहां का जो अलग अलग देश भर के व्यंजन हैं, जब यहां पर्यटक आएंगे तो उनका भी आनंद यहां पर उठा पाएंगे। तो कुल मिलाकर नए भारत की कैसी तस्वीर हो, नए भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है अपनी महान विरासत के साथ, अपनी महान संस्कृति के साथ, यही है सेंट्रल विस्टा के इस पहले हिस्से की कहानी, जिसका उद्घाटन आज पहले हिस्से की कहानी है और आज इस पहले हिस्से का उद्घाटन भी होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपसे और अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज बेहद महत्वपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। यानी गुलामी के जो औपनिवेशिक काल के जो भी प्रतीक थे, जो मानसिक तौर पर जो गुलामी की बात थी, उसको मिटाने की एक कोशिश की जा रही है और ये संदेश देशवासियों को भी दिया जा रहा है। हमारे साथ में इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शेखर अय्यर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शेखर सर आपका। और हमारे साथ में एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट महिमा सिंह स्वागत है आपका। हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले एडवोकेट महिमा सिंह आपके पास अगर आएँ
किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे इस प्रोजेक्ट को? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गुलामी की मानसिकता के जो प्रतीक थे उनको बदला जाना जरूरी है, और जब देश बदल रहा है तो ऐसे तमाम नए प्रोजेक्ट्स को लाना जरूरी है, क्या कहेंगे आप? महिमा जी, आप हमारी बात सुन पा रही हैं? लगता है एडवोकेट महिमा सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल मैं चलता हूं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास में। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, कितना जरूरी था ये प्रोजेक्ट? किस तरह से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, और क्या कुछ संदेश ये प्रोजेक्ट देता है देश के लोगों को? मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से आज नई दिल्ली नगर निगम ने इसका राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया, जो एक गुलामी की एक याद दिलाता था, उसको बदलने का काम किया है। और जो लोकतंत्र का जो असली मायने हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जनता के जो नुमाइंदे चुन करके आते हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए, उस कर्तव्य के प्रति सचेत होकर के इस भवनों में बैठेंगे और अपने कर्तव्य का, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र को आगे ले जाने का, एक समृद्ध और खुशहाल भारत बनाने का, उसको लेके एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी एक प्रतिमा का अनावरण वहां होने जा रहा, 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का, ये भी अपने आप में हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का क्षण होगा, क्योंकि ये पूरा देश ये बात इसको महसूस करता था कि कहीं न कहीं जो भारत की आजादी की लड़ाई के जो तेज के जो पूंजीभूत स्वरूप थे, जो नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का जो व्यक्तित्व था, और जिस तरह से आजादी की लड़ाई में पूरी दुनिया में आजादी की अलख जगा करके और उन्होंने जिस तरह से काम किया, एक बड़ा उन्होंने मैसेज दिया था। आज उनके साथ न्याय हुआ कि कर्तव्य पथ पर उनकी 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। पूरे देश के लोग दिल्ली आते हैं, और क्योंकि ये राजधानी है भारत की, तो वो जब आएंगे और इस कर्तव्य पथ पे आएंगे तो एक मैसेज बड़ा लेकर के जाएंगे कि जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र की आजादी के लिए, मातृभूमि की आजादी के लिए न्यौछावर किया, उनको एक जो उनकी यादगार में उनको जो सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में महिमा सिंह जी भी जुड़ी हुई है। महिमा सिंह जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। महिमा सिंह, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, आपके पास मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई तकनीकी दिक्कत है उसको दुरुस्त किया जाए। दोबारा आने की कोशिश करेंगे। आएंगे शेखर अय्यर जी के पास। शेखर अय्यर जी, क्या संदेश आज का ये जो सेंट्रल विस्टा का जो पहला चरण है जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, क्या संदेश ये देता है? और जब हम बात करते हैं कि गुलामी की मानसिकता, जो औपनिवेशिक काल की जो मानसिकता थी, उससे पार पाना बेहद जरूरी है भारत के विकास के लिए, किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए, जो आज की जो कार्यक्रम है, मतलब इसमें दो कार्यक्रम है। एक तो सेंट्रल विस्टा की जो पुनर्निर्माण के बाद आज पब्लिक को और देश के लिए समर्पित हो रहा है, और दूसरी बात नेताजी का जो 28 फुट का जो एक वो कैनपी पे जो लगेगा, वहां पे जो स्टैच्यू का उद्घाटन होगा, वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। लेकिन बात आती है सेंट्रल विस्टा की, और प्रधानमंत्री जी ने जो अगस्त 15 तारीख को जो आह्वान किया था, जो 5 प्राण की जो बात की थी, 5 कमिटमेंट या 5 प्लेज की जो बात की थी, उसमें दूसरा कमिटमेंट जो था वो था कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने का। तो आज जो पुनर्विस्टा, सेंट्रल विस्टा को जो उद्घाटन हो रहा है, जो नए विस्टा का जो उद्घाटन हो रहा है, और राजपथ को नया नाम दिया जा रहा है कर्तव्य पथ, उसमें भी एक बड़ा मैसेज है। वो है कि हर नागरिक को एक प्रकार से जागरूक किया जा रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, फंडामेंटल अधिकार दिया है। साथ में कुछ कर्तव्य की बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस बात को ज्यादा उसको दोहरा नहीं किया गया था। जो फंडामेंटल
ड्यूटीज है उसको लेकर ज्यादा कभी चर्चा हुआ है, ना कभी नागरिक के अंदर एक प्रकार से वो सोच भी आया कि भाई हमें भी कुछ करना है देश के लिए, हमारे तरफ से भी कुछ कमिटमेंट है देश की तरफ। मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट दिल्ली शहर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक एवेन्यू है उसको रीनेम करके कर्तव्य पथ का नाम देकर मुझे लगता है हर नागरिक के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि हमें भी कुछ कमिटमेंट है देश के प्रति, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। अधिकार तो है ही, अधिकार तो हमारे पास ही है ही, और साथ में जो सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट है सिटीजन्स को तो है ही, लेकिन ये एक प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर जो हमारी जो भाव होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, आज वो सोच को एक प्रकार से दोबारा एक जागरूक करने की बड़ी कोशिश हो रही है। जी जी, निश्चित तौर पर जागरूक करने की कोशिश हो रही है। एडवोकेट महिमा सिंह को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। हरीशचंद्र जी, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने तमाम सारी नई एक तरह से चलन रखा है, जिसका वो कहते हैं कि जिसका वो उद्घाटन करते हैं उसका वो शिलान्यास भी करते हैं, और शायद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसी की एक कड़ी है। किस तरह से ये तमाम संदेश भी देगा? ये केवल एक भवन या भवनों के समूह का निर्माण नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उस पूरी एक जो मानसिकता बदलने की बात कही गई है, ये उसका भी प्रतीक है। नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा और अय्यर साहब ने बताया कि कर्तव्य का लोगों का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का बोध भी कराएगा, और साथ ही आप ये देखिए कि समयबद्धता और जो जवाबदेही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी और इतने कम समय में इतना जो अहम परियोजना थी वो पूरी हुई। ये अपने आप में बहुत अहम है, और यह लोगों के लिए कि इतनी बड़ी परियोजना को जो समय सुनिश्चित किया गया था, जो समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना, सरकार जो जवाबदेही जनता को सुनिश्चित करती है उसको भी प्रदर्शित करता है, और साथ ही तमाम सारे जो देश भर की जो इस तरह की परियोजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो समयबद्ध ढंग से पूरी हों, तो ये जवाबदेही जो जिन लोगों की है वो उसको खरे उस पर उतरें, इसका भी एक बड़ा प्रामाणिक स्वरूप के रूप में ये सेंट्रल देखा जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे साथ में महिमा सिंह जी जुड़ी हुई है। महिमा सिंह जी, आप हमें सुन पा रही, उम्मीद है आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही होगी। जी जी जी, महिमा सिंह जी किस तरह से देखती हैं? दरअसल पहला सवाल ही आपसे था कि ये औपनिवेशिक मानसिकता जो है उसको बदलने की बात कही जा रही है, राजपथ को का नाम बदलने की बात कही जा रही है, और विकास की एक नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखती है इस पूरे प्रोजेक्ट को, और ये जो मानसिकता बदलने की बात कही गई इसको? निखिल जी, जो इतिहास का हिस्सा न बन सके हों, इतिहास बनाने में जो किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंटल न रहे हों, वो उसे रफ्ता रफ्ता मिटाने की कोशिश करते हैं, और उसी की एक कवायद हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि नामकरण करना, नवीनीकरण करना और जो है चीजों को तोड़ के फिर बनाना, वो इस सरकार की एक फितरत सी है, और वो लगातार हम पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं। कर्तव्य की बात करना एक बात है, और कर्तव्य परायणता बिल्कुल दूसरी बात है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि आप मेरे शरीर को तो मिटा सकते हैं, पर मेरे विचारों को कैसे मिटाइएगा। तो जो काम नाथूराम गॉडसे उनके शरीर में गोलियां उतार करके न कर सके थे हमारे राष्ट्रपिता के, वो काम अब ये भाजपा सरकार कर रही है। देखिए, आजादी के बहुत से आप ये कहना चाह रही महिमा सिंह जी कि राजपथ का नाम नहीं बदला जाना चाहिए था? राजपथ का नाम बदलना या इस तरह की कवायद करना, कभी पटेल के पीछे छुपना, इस बात का तो जवाब दे नहीं पाते आरएसएस को बैन क्यों किया था सरदार पटेल ने, कभी नेताजी के पीछे छुपना, ये सब इतिहास के हिस्से हैं। ये सब इतनी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो नेताजी हो चाहे सरदार पटेल हो, कि इनको ना तो बनाने के लिए भाजपा की जरूरत है आज, और ना इनका खंडन भाजपा कर सकती है। महात्मा गांधी का खंडन करना तो भूल ही जाए भाजपा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो उनकी तस्वीरें उतार बैठी है। महिमा सिंह जी, दरअसल मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं दरअसल कि आप इस बात को वहां से रिलेट करके क्या कहना चाह रही हैं कि ये जो आज के समय में ये जो चीजें हो रही हैं, आपने कहा रफ्ता रफ्ता मिटाया जा रहा है, क्या चीज मिटाई जा रही है? अगर गुलामी के निशान मिटाए जा रहे हैं तो उसमें क्या कोई दिक्कत है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ये जानना चाह रहे हैं। महिमा जी बोल रही है
निखिल जी, आप बीच में हरिचंद जी, हरिचंद जी, आप एक सेकंड शांत हो जाइए। जाइए। अभी महिमा जी अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर हम आपको समय देंगे। जी, आपकी बात मैं समझ सकती जी। हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात को बिल्कुल शुरू में स्पष्ट किया जब मैंने जी। कहा कि कर्तव्य एक बात है, कर्तव्य परायणता एक बात है, या मैंने ये कहा कि नवीनीकरण करना, नामकरण करना इस सरकार की फितरत बन चुकी है। जुमले देना इस सरकार की फितरत है, 8 वर्ष से हम देख रहे हैं। चाहे वो 15 लाख खाते में आने का जुमला हो, या फिर वो 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आज 16 करोड़ हो जानी चाहिए थी, चाहे वो नौकरियां देने का जुमला हो, चाहे वो और जितनी भी बातें इस सरकार ने की हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का ये कहना हो कि मैं चौकीदार हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो तपस्या कर लूंगा, ये जो सारी चीजें हैं ये सब नाम की बातें हैं, काम की बातें नहीं हैं। मन की बात वो करते ही हैं, जन की बात उनको तो इस करनी मुद्दे पर क्या दिक्कत है मैं आपको, ये आप नहीं बता रही हैं। आप, मैं बड़ी जानना स्पष्ट चाह रहा हूँ। बात जी, है, बड़ी स्पष्ट बात है। एक फसाड पुटअप करना निखिल जी, एक सोना फिरा देना एक नकली आभूषण पर, वो एक अलग बात है। राजपथ हो या कर्तव्य पथ हो, आपकी कार्य नीति में वो नजर आना चाहिए था, आपकी कार्यशैली में नजर आना चाहिए था, जो 8 वर्ष में नहीं आया। प्राइवेटाइजेशन मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात का मैं क्या जवाब लूं। बीजेपी से भी सरकार ने कर दिया, रोजगार इस सरकार ने नहीं दिए, बेरोजगारी चरम पर है। आप ये बताइए, इतने वर्षों में कांग्रेस भी तो स्वतंत्र थी। महिमा जी, कांग्रेस भी तो स्वतंत्र थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी होती। आजादी के नायकों को भुलाने की जब बात आप कहेंगी, तो सुभाष चंद्र बोस को किसने भुलाया? अब ये सारे सवाल तो फिर वहां से उठेंगे। क्यों नहीं उसका नाम बदल दिया गया था? क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पहले लगाई गई थी? ये सारे सवाल तो फिर आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ये राजनीति का नाम भी बदल करके कर्तव्य नीति क्यों नहीं कर देते हैं? ये क्यों नहीं कह देते कर्तव्य नीति हम करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं? देखिए, नामों में व्हाट इज इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम। श्रीमद् भगवत गीता में भी वही कहा गया है कि जो नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है। आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि औपनिवेशिकता के ये जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जो है इतिहास को मिटाया जा रहा है, तो दरअसल आपकी बात में बड़ी एम्बिग्यूटी है। आपकी बात मैं इसलिए ये कहूं कि समझ नहीं पा रहा हूं, या ये कहूं कि आपके पास कुछ कहने को नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट रखा है, और आप हस्तक्षेप तो करते ही रहे हैं। लेकिन चाहे वो सावरकर को बुलबुल पे उड़ाना हो, या आज राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना हो, ये नौकरियां दें हमारे युवाओं को, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के 5 प्राण को जो है पंच प्राण बार बार प्रधानमंत्री जी ने बोला, और महिला सुरक्षा महान विभूतियां सेलेक्टिव कैसे हो गई? महिमा जी, महान विभूतियां सेलेक्टिव कैसे हो गई? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण आज तक क्यों नहीं हुआ था वहां पर? चलिए, ये सवाल मैं हरिश्चंद्र जी से लूंगा। हरिश्चंद्र जी लगातार आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि कर्तव्य पथ पर का जो नाम बदला है, केवल नाम बदल रहे हैं और काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। तमाम महान विभूतियां हैं जिनको कांग्रेस ने भुलाया, कहीं ना कहीं सेलेक्टिव किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज कांग्रेस की जो महिमा सिंह जी जो बोल रही हैं, ये कांग्रेस की हताशा बोल रही है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगना कांग्रेस के लिए एक बड़ी हताशा हो सकती है, क्योंकि पूरे उनको जो स्थान मिलना था इतिहास में, जो उनका सम्मान होना था, वो कांग्रेस ने उनको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया, और उनका जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो गायब हुए, उस पे भी कांग्रेस मौन ही रही। लगातार पूरा देश उस पर सवाल खड़ा करता रहा, लेकिन कांग्रेस मौन नहीं। और नवनिर्माण कांग्रेस को अगर खराब लगता है, तो मुझे लगता है कि देश तो नवनिर्माण को बहुत सल्यूट करता है, और ये नए कलेवर में, नए दौर में आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, समृद्ध और खुशहाल भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। जी, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। शेखर अय्यर जी, चलते चलते लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे, ये जो नवनिर्माण की बात हो रही है, नवनिर्माण कितना जरूरी है, और क्या इसको राजनीति के तराजू से तौला जाना चाहिए? देखिए, इससे तो पहले ही सेंट्रल विस्ता को लेकर पहले भी बहुत राजनीति हुई, बहुत लोगों ने कई आशंकाएं भी जताई कि पूरा बदल जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन जब सेंट्रल विस्ता की जो हमें अभी जो दृश्य मिलने को मिल रहा है, वो उससे बड़े साफ है कि वहाँ पे बहुत जरूरी थी इसकी रीडेवलपमेंट हो, ताकि जो लोग जो आना जाना उसमें आसान हो, वहाँ पे लोगों के लिए भी सुविधाएं हो,
ये सारे चीजें ध्यान देकर ये बनाया गया है। और साथ में जो नई चीजें बन रही है, नए पार्लियामेंट आ रही है, तो वहां के सारे जो टोपोग्राफी का जो लैंडस्केपिंग जो हो रहा है उसको लेकर सब लोग जो देख रहे हैं सब कह रहे हैं कि भी अच्छी चीजें हो रही है, उसमें कोई गलती बात नहीं है। राजनीति तो चलती रहेगी, इसमें तो चलिए राजनीति चलती रहेगी, लेकिन निर्माण होते रहना चाहिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, शेखर अय्यर आपका भी शुक्रिया, और महिमा सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस विषय पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे विषयों पर राजनीति ज़रूर होती है, राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन जो नवनिर्माण हो रहा है, जो मानसिकता बदलने की बात कही जा रही है, गुलामी की जो मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है देश के निर्माण में और देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियां, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस वक्त में आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बिहार में पीएफआई का टेरर मॉड्यूल किस तरह से उस पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। बिहार के कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा चल रहा है और कम से कम 32 ठिकानों पर यह छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है। और जो पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मामले का भंडाफोड़ होने के बाद एनआईए ने जांच की कार्रवाई तेज की है। बिहार के नालंदा, अररिया और दरभंगा के 32 ठिकानों पर एनआईए की आज सुबह से छापेमारी जारी है। पटना टेरर मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हो रही है ये कार्रवाई। इससे पहले एनआईए ने छापेमारी में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। ये बेहद महत्वपूर्ण रही है इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उसके बाद से कई सारे क्लूज मिले हैं जिस पर एनआईए ने आगे कार्रवाई की है। इन अभियुक्तों के यहाँ से भारत विरोधी साजिशों वाले पर्चे बरामद किए गए थे। साथ ही देश के अन्य राज्यों से आए युवाओं को गुमराह करने के सबूत भी इनके पास से मिले थे। फुलवारी शरीफ टेरर मामले के आरोपी अतहर परवेज के घर भी छापेमारी चल रही है। इन 32 जगहों पर ऐसी जानकारी दी गई है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर सबूत जुटाने के लिए की जा रही है ये छापेमारी। एनआईए की जो कार्रवाई है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की जा रही है, ऐसा बताया गया है। पिछली बार के छापे के दौरान गजवाए हिंद जैसे विचारों के साहित्य भी बरामद हुए थे। जब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो वो जो पिछली बार जो छापे थे उसमें गजवाए हिंद का साहित्य बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि सामाजिक संगठन की आड़ में पीएफआई यहाँ
गुमराह हुए युवकों को हिंसा के लिए प्रशिक्षण भी देता था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है। ये जो 32 जगहों पर टेरर मॉड्यूल जो पीएफआई का है उसको भंडाफोड़ करने के लिए और उस पर और आगे क्या कुछ साजिश है उसके तार खोलने के लिए ये जो पूरी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ में हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। सलमान हैदर पटना से जुड़े हुए हैं और नई दिल्ली से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सलमान, आपके पास आएंगे। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? 32 जगहों पर ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की बात कही गई है, क्या कुछ अपडेट देंगे आप? देखिए, कार्रवाई तो अभी भी जारी है और इस बीच अररिया और दरभंगा में खास तौर पे जो अभियुक्त हैं, जैसे एक नूरुद्दीन जंगी है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब जो नूरुद्दीन जंगी है, दरअसल ये पेशे से वकील है और इसका जो घर है दरभंगा में, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जो एटीएस है यूपी की, उसने उसको लखनऊ में गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ अररिया में जो असगर परवेज है, एक आरोपी जो गिरफ्तार भी हो चुका है, उसके ठिकाने पर, उसके गांव में फिर से एक बार एनआईए की टीम गई है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई अभी चल रही है। जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, क्या कुछ ये इरादा था और ये पूरा मॉड्यूल है किस तरह से काम करता था, क्या इसका मोडस ऑपरेंडी था? देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मिली हैं, लैपटॉप वगैरह मिले हैं, अब तो ये एनआईए की जांच के अधीन है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दूसरे को संदेश भेजने में ईमेल का भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद दो जगहों के नाम आ रहे हैं जहां से युवकों को बहका करके अपने संगठन में शामिल करना, फिर उनका माइंड वॉश करना, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो इस तरह से अगर खुलासा नहीं हुआ होता तो बर्बादी के आसार तो पूरे थे। और जहां तक ग़ज़वा हिंद का सवाल है, ये बहुत पहले से चलता रहा है। जैसे आईएसआईएस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी यही ये है स्कीम है। बहुत सारी जो आतंकी संगठन हैं वो अपने कार्यक्रमों में ये एक बड़ा मतलब इंडिया, भारत उनका मुख्य निशाने पर है आजकल। ऐसे जो सूचनाएं हैं खुफिया एजेंसियों के पास, तो उनको आधार बना करके एनआईए भी जांच कर रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन संगठनों से इनके तार जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कहीं। अभी तक तो ये पता चल रहा था कि देश के अंदर ही विभिन्न इलाकों से, विभिन्न प्रदेशों से, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ से युवकों को बहका कर लाने की स्कीम थी इनकी। तो अभी जो एनआईए की टीम है वो सारी जांच कर रही है और अभी तो छापेमारी की कार्रवाई चल ही रही है। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, शाम तक शायद और डिटेल्स इसमें मिल सकेंगे। नीरज, एनआईए को कहाँ से ये टिप्स मिली, किस तरह से इस मामले को पकड़ा और ये लगातार अब दोबारा फिर छापेमारी की जा रही है इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए? देखिए निखिल, मैं बता दूं कि सबसे पहले एनआईए को साउथ में ही ये जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे संगठन हैं आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त हैं और ख़ासतौर से जो बेरोज़गार युवा हैं उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए फंड भी रेस करते हैं और इंटरनेशनल लेवल्स पर ये कनेक्ट हैं। आईएसआई और दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ ये अपनी विचारधारा को लगातार साझा करते हैं। एनआईए ने पिछले कुछ समय से लगातार साउथ के अंदर कई सारे ऐसे मॉड्यूल को पकड़ा है, कई सारे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। वहीं से ये इनपुट मिला था कि बिहार के अंदर एक जो संगठन है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को लगातार भड़का रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें, क्योंकि उनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं, कराटे जैसी ट्रेनिंग कैंप वो संचालित करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर पहुँचने वाले युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। तो ये इनपुट मिला था और अब एनआईए लगातार इस मामले की जाँच कर रहा है। एनआईए ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकवादी संगठन विदेशों में बैठे हैं वो कहीं इनको डायरेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि बड़े पैमाने पर फंड रेज होते हैं। उन फंड का प्रयोग है इन युवाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। और ख़ासतौर से अभी जो दस्तावेज बरामद हुए हैं एनआईए को,
उसमें 2047 तक अपनी विचारधारा को भारत में थोपने की जो बात है वो ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं इस लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की, और ये सिर्फ अभी केवल बिहार जैसे इलाकों में ही सीमित नहीं रहेगी, जैसे जैसे इनपुट मिलेगा, क्योंकि एनआईए का ये भी कहना है कि कई सारी जानकारी ऐसी भी आई हैं कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आतंकवादी संगठन संचालित हो सकते हैं और जल्द ही उन राज्यों पर भी एनआईए कार्रवाई करेगा। चलिए, आप दोनों हमारे सहयोगी इस खबर पर को ट्रैक करते रहिए, आगे भी दिन में इस पर आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी आपके नीरज और सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नीरज सिंह हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार तक ही हो सकता है सीमित ना हो। एनआईए का मानना है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के मॉड्यूल्स काम कर रहे हो जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पाकिस्तान के सियासत की। इमरान खान का सियासी बम, दरअसल क्या है ये सियासी बम? और बहुत सारे सवाल इमरान खान आजकल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के फौजी जनरल भ्रष्ट हैं? क्या फौज ने सत्ता के साथ मिलकर पाकिस्तान को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान के 75% निकायों पर, नगर निगमों पर फौज का कब्जा है? और क्या ये सवाल दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पूछ रहे हैं, आम जनता को इस मुद्दे पर लामबंद कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तथाकथित राष्ट्रभक्त पाकिस्तानी फौज से पंगा ले लिया है। ये सीधे सीधे वो फौज के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। लोगों का मानना है कि सिर्फ फौज ही मुल्क के लिए वफादार है और इमरान खान ने ईमानदार जनरल की नियुक्ति की मांग करके सियासत को गर्म कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि फौज ईमानदार नहीं है। इमरान खान का आरोप है कि जरदारी और शरीफ खानदान पाकिस्तान में एक दब्बू सेना प्रमुख की नियुक्ति करना चाहते हैं जो उनके इशारों पर नाच सके, जो काम कर सके, जबकि मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए वे खुद एक ईमानदार और मजबूत जनरल चाहते हैं। ये कहना है इमरान खान का। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऊपर से भयावह बाढ़ के संकट ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है और ऐसे में ये सियासत सामने आई है। खास बात यह है कि मुल्क एक एक पैसे को मोहताज है, लेकिन फौज के बजट में एक पैसे की भी कमी नहीं की गई है। फौज का बजट बढ़ाया ही गया है, कम नहीं किया गया है। एक भी पैसे की कमी नहीं की गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की सत्ता में काबिज फौज के अधिकारी रिटायर होते ही विदेश क्यों शिफ्ट कर जाते हैं? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब वो इतने ही देशभक्त हैं
तो रिटायर होते ही आखिर विदेश क्यों शिफ्ट कर जाते हैं? हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। विनोद जी, बहुत सारे सवाल हैं जो कुछ पाकिस्तान की जनता पूछ रही है और कुछ इमरान खान पूछ रहे हैं, और इन सब प्रश्नों में जिसको कहते हैं कि बाढ़ के संकट और आर्थिक संकट के बीच में सियासत फिर भी गर्म है। निखिल, पाकिस्तान में एक बहुत प्रचलित कहावत है जिसमें लोग कहते हैं कि एक गरीब मुल्क की अमीर फौज। तो ये गरीब मुल्क की अमीर फौज जो कहा गया था उसको लोग अभी तक उस चीज़ को सतही तौर पर एक कहावत के रूप में लेते थे, लेकिन पहली बार जो है एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको साबित किया है और लोगों के बीच में इस बात को रखा है कि उसने कहा है कि ये जो फौज का कम्बिनेशन सत्ता में है वो सत्ता में पिछले 70-75 सालों से आप देख रहे हैं, तो उसमें 40-50 साल में फौज का ही वहाँ पे एक तरह से कोप करके वहाँ डिक्टेटर में फौज के ही जनरल वहाँ पे सत्ता में काबिज रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब सत्ता में जो उनकी फौज की एक ललक रही है वो अभी तक गई नहीं है। अभी भी जो वहाँ की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस देखेंगे गवर्नमेंट और लिमिटेड कंपनियों की, उसमें ज़्यादातर आपको रिटायर्ड फौजी जनरल ही उस पर काबिज है, कोई सिविलियन उसमें उस तरह से अभी तक उनकी जगह नहीं बनी है। तो इमरान खान यही सवाल उठा रहे हैं कि एक ईमानदार फौजी ऑफिसर क्यों चाहिए, एक जनरल क्यों चाहिए, कि जब तक वो इस सत्ता के साथ में उनका एक तालमेल बना रहेगा तब तक वो देश के साथ ईमानदार नहीं हो पाएंगे। और यही बात अब फौज के सामने में एक बड़ी चैलेंज बनी है। चैलेंज इसलिए कि यही फौज है जो आपसे देखिए कि यही वाजवा हैं जो एक तरह से इमरान खान को एक पॉलिटिकल फेस बना के लाए थे और जरदारी के परिवार और शरीफ परिवार के बीच में इमरान खान को खड़ा करके उनको सत्ता तक पहुंचाए थे। आज वही इमरान खान उनके गले की हड्डी बन गए और ये इस तरह से हड्डी बन गए कि फौज के लिए मुश्किल ये है कि अभी इनको किस तरह से निपटा जाए। आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से लेके और कई बॉर्डर इलाके में इमरान खान खुद तालिबान खान के नाम से मशहूर है। तो जाहिर सी बात है कि जिस फौज का जो बेस है, एक वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो वहाँ कट्टरपंथी जमात के बीच में फौज की अपना एक काफ़ी एक कम्युनिकेशन है और फौज की अपनी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, उसमें इमरान खान सबसे पॉपुलर है। और इसलिए इमरान खान ये कम से कम ये हिम्मत दिखा रहे हैं और फौज को एक तरफ से चैलेंज कर रहे हैं। और वो अब ये जनरल बाजवा का नवंबर में रिटायरमेंट होना है, तो उससे पहले एक नए फौज जनरल की जो संभावना है उसको लेके तलाशी जा रही है। तो इमरान खान ने इस बीच में यह बात कह के कि एक ईमानदार जनरल को ढूंढना जरूरी है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी हो। निखिल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान ने एक तरह से जो सियासत का जो रुख था उसको मोड़ने की कोशिश की है, ये कहे कि जो डिस्कोर्स का टॉपिक था उसको चेंज करने की कोशिश की है? देखिए निखिल, पाकिस्तान अभी जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में ये सियासत करना मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में इमरान खान को क्या सूट कर रहा है, लेकिन अभी अब देखिए कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जरदारी परिवार और शरीफ परिवार जो है सबसे भ्रष्ट पूरे पाकिस्तान के सत्ता में सबसे भ्रष्ट परिवार है और यही दोनों परिवार जो है अभी तक पाकिस्तान में फेट बदल के अपने सत्ता में काबिज रहते रहे हैं। तो इमरान खान एक फ्रेश लुक में अपने को एक कट्टर ईमानदार वाली, जो आप दिल्ली में और कई जगह देखते हैं कि कट्टर ईमानदार की बात कह के लोग एक बात पब्लिक में एक परसेप्शन बनाते हैं, वही कट्टर ईमानदार की बात कह के वो अपने को लोगों के बीच में लाते हैं। लेकिन सवाल उससे ज़्यादा ये है कि सवाल अभी पाकिस्तान में आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते के बाढ़ के जो विभीषिका है उसमें कम से कम 1400 से ज़्यादा लोग मर गए हैं जी। अब आप पाकिस्तान की हालत देखिए कि उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से तबाह हो गए हैं। कहा जाता है कि चीन का जो पाकिस्तान की दोस्ती भी भारी पड़ रही है कि चीन ने जिस तरह से सीपीसी का जो जाल बिछाया था इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने पाकिस्तान को इस बाढ़ ने तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान को एक तरह से बाढ़ की मार है, दूसरी तरह से पाकिस्तान आप देखिए कि आर्थिक संकट से इस तरह से जूझ रहा है कि कोई भी कंट्री उसको मदद देने के लिए तैयार नहीं है। अभी $1.3 बिलियन का एक पैकेज उसको IMF से मिला है। तो इस हालत में वहाँ लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल है और इस मुश्किल हालत में अगर इमरान खान एक नई बहस छेड़ के कि ईमानदार फौज चाहिए, करप्ट फौज से हमें छुटकारा चाहिए या भ्रष्ट ये हमारा तंत्र बना हुआ है जो अभी सत्तासीन है, तो एक तरह से वो सारे सिस्टम को अविश्वास में, लोगों के अविश्वास में लाते हैं कि ये इन्हीं के कारण ये सारी मुश्किलें हैं और वो अपने को ये बात के लिए बार बार जोर देते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो और इमरान खान एक फिर नई सरकार के रूप में पाकिस्तान में सामने आए और सारी चीज़ें बेहतर होगी। ये एक कल्पना है, वो एक पॉसिबिलिटीज़ अपने पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं और इसी पॉसिबिलिटीज़ को बना के वो भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसमें ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी पाकिस्तान को ये बात समझना होगा कि आज़ादी के 75 साल हुए हैं। भारत एक 75 साल का के साथ डिवीज़न हुआ था जब पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान कहाँ है और आज इंडिया की क्या ये है। तो उस दोनों को कंपेरिजन करके वहाँ के लोग अब ये बात जानने लगे हैं कि इन सारी चीज़ों से एक छुटकारा चाहिए, एक नई दिशा चाहिए और इस नई दिशा के लिए पाकिस्तान में भी एक ललक बढ़ी है और इस
उसके चीज़ के बदले में ये पाकिस्तान में कि वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो अभी तक पाकिस्तान में 30-40 साल से चलता रहा है। यही इमरान खान इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। जी बिल्कुल, विकास के लिए एक छटपटाहट है जो वो पाकिस्तान के लोगों में दिखती है, वो सीधे सीधे भारत से कंपेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा जी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे कश्मीर की बदली फिजा की। धारा 370 हटने के बाद किस तरह से विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है कश्मीर, इसकी चर्चा करेंगे। किस तरह से पर्यटन वहां तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड महामारी के बाद ये पहला मौका है जब कश्मीर में पर्यटकों की भारी आमद हुई है। पर्यटकों की संख्या बड़ा इजाफा हुआ है। पर्यटकों की संख्या में पिछले महीने 20 लाख से ज़्यादा, पिछले 8 महीनों में 20 लाख से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं, और ये 8 महीने का आंकड़ा है जहां पर 20 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। वर्षों बाद कश्मीर के गेस्ट हाउसेज, होटल्स और हाउस बोट्स में 3 महीनों के लिए बुकिंग फुल थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर पर्यटन तेजी से आगे बढ़ा है और लोग कश्मीर घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कारोबार में ज़बरदस्त उछाल आया है। ये अपने आप में समझा जा सकता है। पर्यटन से जुड़े हज़ारों लोगों को सीधे सीधे रोज़गार मिल रहा है, और उनकी रोजी रोटी का जो ज़रिया है उसमें भी इजाफा हुआ है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के सभी होटलों और रिजॉर्ट्स की 100% की बुकिंग बताई जा रही है। समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोग उमड़े हैं। हाउस बोट्स में भी 70 से 80% ऑक्यूपेंसी बताई जा रही है। तो इससे पहले धारा 370 से का ये जो एक पॉजिटिव रोल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोगों और कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है।
धारा 370 हटने के बाद से किस तरह से कश्मीर में स्थितियां बदली हैं। हवाई अड्डों और रेलवे के विस्तार के साथ 2023 में 45 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने के बाद कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मसरूर फैजी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पिछले 8 महीनों में 20 लाख पर्यटक कश्मीर की बदली फिजा का ये एक जो है कहीं ना कहीं मुजाहिरा करते हैं। क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से ये संभव हो पाया है मसरूर? जी बिल्कुल, इसके अगर संभावना की बात की जाए तो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसका सबसे बड़ा रोल रहा है पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने में। हम खास करके अगर बजट की सिर्फ बात करें तो 184 गुना इस बजट में इजाफा किया गया है। पहले जो बजट था वो अब बढ़ाकर 786 करोड़ रुपए कर दिया गया। पर्यटन का बजट है, ये जम्मू कश्मीर का है। उसके अलावा रेल मार्ग की द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा जो है और भी जैसे कि टर्मिनल एक इजाफी बनाया जा रहा है जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। करीब 45 लाख पर्यटकों के लिए तैयारी की जा रही है। इस मरतबा जो हवाई अड्डा था वहाँ 55 से लेकर 102 प्लेन एक दिन में वहाँ पे लैंड करती थी और करीब 15,000 से ज़्यादा जो है पर्यटक वहाँ पे आते थे और कश्मीर का दौरा करते थे। कश्मीर जो ज़मीन पे जिसे जन्नत कहते हैं, कश्मीर की रौनक बढ़ गई है। इस बदली हुई फ़िज़ा में, बदले हुए माहौल में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कोविड का दौर था उसमें भी कुछ हद तक पर्यटन को वहाँ पे नुकसान पहुँचा था, लेकिन उसके बाद से ये जो माहौल है और अभी जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, 20 लाख लोग अब तक कश्मीर घाटी का दौरा कर चुके हैं। कश्मीर के विभिन्न इलाकों का जो पर्यटन स्थल है उनका लोग दौरा कर चुके हैं और वहाँ का लुत्फ उठा सके हैं। जी, निश्चित तौर पर तो बदली हुई कश्मीर की बदली हुई फ़िज़ा और इस बदली हुई फ़िज़ा का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटकों की भारी संख्या हुई है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया मसरूर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।